नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये वो अनुच्छेद हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी पेट दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, एपीएस दे रहे हो। किसी भी एग्जाम में अगर उसमें आर्टिकल आ रहे हैं तो इन्हीं आर्टिकल को बार बार घुमा फिरा के यही पूछते हैं। अगर यही पूछा जाता है, अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आर्टिकल 1 से शुरू करें। तो आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, भारत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अगर किसी राज्य का निर्माण हो रहा है तो उसको आर्टिकल 1 के अंतर्गत ही रखा जाएगा। आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यदि भारत के बाहरी राज्यों को भारत के भीतर प्रवेश करना है, जब प्रवेश किया जा रहा है किसी कारणवश, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होता है। ठीक है। आर्टिकल 3 देखते हैं। तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। मतलब भारत का कोई भी राज्य है तो उसकी सीमा में परिवर्तन होना है, या नए राज्य का निर्माण होना है, या राज्य का नाम परिवर्तित होना है, जैसा कि योगी जी करते हैं, तो वो आर्टिकल 3 के तहत ही है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। कुल मिला के नागरिकता का उल्लेख भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में है। तो आर्टिकल 5 में क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अब 5 से 11 है तो सभी आपको आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं। नागरिकता में 5वां आर्टिकल बार बार पूछा गया है। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। मतलब सभी लोग, सभी के प्रति समानता का भाव रखा जाएगा, तो आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब ये 5 कैटेगरी है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल 15 के तहत। याद रखिए, ये 5 कैटेगरी आपको याद रखनी है। कभी कोई पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है, तो कौन कौन सा है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ये सभी मूल अधिकार में आते हैं, लेकिन केवल अभी आर्टिकल की क्लास चल रही है। जब आपको मूल अधिकार अलग से पढ़ाया जाएगा तो उसमें विस्तृत बताया जाएगा। अभी केवल आप अनुच्छेद पढ़िए, इंपॉर्टेंट है जो। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। मतलब जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनमें समान अवसर, समानता। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। इसमें कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता, केवल शिक्षा और सैनिक क्षेत्र में ही उपाधि दी जा सकती है। जो आपने देखा होगा, नोबेल अवार्ड मिलता है या भारत रत्न मिलता है, तो वो क्या है? वो एक सम्मान है, उसको उपाधि के अंतर्गत नहीं लिया जाता। आगे देखते हैं। आर्टिकल 19, वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि का मतलब है, यदि आपके ऊपर कोई भी दोष सिद्ध हो गया है और आप एक मुजरिम हो, तो उसके संबंध में आपको कुछ रियायतें दी गई हैं कि आप जैसे एक सजा जो है आपको एक ही बार मिलेगी। अगर आपने एक कोई गलत काम किया है तो उसके लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी। आपको सजा उसी वक्त मिलेगी जब आपने वो अपराध किया होगा। तो कुल मिला के आपको आर्टिकल 20 याद रखना है कि दोष सिद्धि के संबंध में है। मतलब दोष जब सिद्ध हो जाए उसके बाद क्या प्रावधान है, वो आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A या 21 का, इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है आर्टिकल 21A के तहत दी जाती है। आगे देखें। आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यदि आपको बिना किसी कारणवश गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस संबंध में आप आर्टिकल 22 का यूज करके कुछ प्रावधान को संरक्षण ले सकते हैं। जैसे अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो 24 घंटे के भीतर
आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध किया जाएगा। आप अपने डिफेंस लॉयर से या आप अपने लॉयर से आप अपने मनपसंद का लॉयर खुद चुन सकते हैं। तो ये सब प्रावधान किए गए हैं। जब आप दोष सिद्ध नहीं हुआ है तब का है ये। आर्टिकल 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब किसी भी मानव से आप जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते। आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब बच्चों से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, तो बच्चों से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 24। आर्टिकल 25, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब अपने अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या प्रावधान है वो आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आर्टिकल 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। यहाँ से डीपीएसपी आ गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित ये आर्टिकल है यहाँ से, तो आपको याद रखना है। आर्टिकल 39 का क्या है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब सभी को समान न्याय मिले और जो कानूनी सहायता है वो निःशुल्क मिले, वो आर्टिकल 39A में है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 43 खा, सहकारी समितियों का संवर्धन। मतलब जिन सहकारी समितियां हैं उनका निर्माण कार्य जो है 43 खा में है। आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। मतलब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी, जो आजकल ज़्यादा मारामारी चल रही है हर जगह, तो आर्टिकल 44 में उसका उल्लेख है और वो भारत में केवल गोवा में ही लागू है वर्तमान में। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। मतलब 6 वर्ष तक के जो भी बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा ऐसा कह सकते हैं। आर्टिकल 45। आर्टिकल 21A में क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और आर्टिकल 45 में क्या है कि केवल 6 वर्ष तक के बच्चों को। आर्टिकल 48 क्या है? 48 का आर्टिकल 48 का या 48A में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। मतलब जितने भी पर्यावरण वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है वो आर्टिकल 48A के तहत। आगे देखें आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विदेशी नीति का आधार। आर्टिकल 51 को ही कहा जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है ये। आर्टिकल 51A, मूल कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 51A में है, 51A। आर्टिकल 52, भारत का राष्ट्रपति। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। मतलब किस प्रकार का निर्वाचन होगा, तो समानुपातिक, प्रतिनिधि, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव होता है तो वो एक पद्धति है, वो आर्टिकल 55 में है। आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। मतलब राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए अर्ह होगा, तो वो आर्टिकल 57 में है। जबकि यूएसए में है कि एक व्यक्ति केवल 2 बार, अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं? कि भारत का नागरिक हो और एज जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य ना हो लेकिन सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ये आर्टिकल 58 में है योग्यताएं। आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 60 के तहत अपने पद की शपथ लेता है। कौन दिलाता है शपथ? तो सीजीआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, वो आर्टिकल 61 के तहत।
आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो किस में, आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण के राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकता है या उसके सजा को कम कर सकता है, वो आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, आर्टिकल 74 के तहत। आर्टिकल 75 एक में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब प्रधानमंत्री के कहने पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार को, केंद्र की सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है, आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 79 संसद के गठन का प्रावधान है। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में ही है। आर्टिकल 80 राज्यसभा का उल्लेख है। आर्टिकल 81 लोकसभा का उल्लेख है। इसके बारे में डिटेल्ड में आगे वीडियो में बताएंगे, जब राज्यसभा लोकसभा पढ़ाएंगे पॉलिटी डिटेल्ड में तब। आर्टिकल 83 राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 83 में है, और कार्यकाल ये है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है। जब आपसे पूछे राज्यसभा का कार्यकाल तो वो स्थायी है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तब 6 वर्ष करना है। आर्टिकल 84 संसद के सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब संसद में सदस्य बनने के लिए योग्यता, आर्टिकल 84 में है। आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। मतलब 85 में है कि संसद के सत्र को आहूत व सत्रावसान राष्ट्रपति करेगा, और संसद के सत्र में जो लोकसभा है उसका, लोकसभा को भंग भी कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 100A लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना। मतलब यदि टाई की स्थिति बन गई हो वोटिंग में तो लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग करेगा, आर्टिकल 100 के तहत। आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। मतलब कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक, जिन पर वाद विवाद होता है, तो उस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। मतलब कुल मिलाकर धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाएगा, ये आर्टिकल 109 के तहत है। और धन विधेयक का उल्लेख, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में है। 112 आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। कुल मिलाकर बजट, जो केंद्र का बजट है उसका प्रावधान, उसका जो उल्लेख है आर्टिकल 112 में है। पूरे संविधान में कहीं भी बजट का उल्लेख नहीं है, बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, याद रखिएगा। आर्टिकल 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117। 122 आर्टिकल 122 क्या है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। मतलब संसद की कार्यवाही की जांच जो है न्यायालय नहीं करेगा, आर्टिकल 122 के तहत हस्तक्षेप नहीं करेगा कुल मिला के। आर्टिकल 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आसान भाषा में यह है कि जब किसी संसद का सत्र, जब किसी सदन का सत्र न चल रहा हो या पूरे संसद का सत्र ही ना चल रहा हो और कानून की आवश्यकता हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का यूज करके अध्यादेश जारी कर सकता है। ये भी एक कानून के तरीके होगा। आर्टिकल 124
आर्टिकल 124 में है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की स्थापना गठन आर्टिकल 124 में लिखित है। आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 में उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। मतलब आर्टिकल 129 में है कि जो उच्चतम न्यायालय है, सॉरी यहाँ हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम है ना। ये आर्टिकल 129 में है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसे अपने द्वारा दिए गए निर्णय, अपने द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय है उसे दंड देने का अधिकार है। कुल मिला के ये समझिए, तो वो दंड देने का अधिकार है तो वो एक अभिलेख ही न्यायालय हुआ। और किस अनुच्छेद के तहत? 129। अभिलेख का मतलब होता है कि जो पुराने समय में अभिलेख मिलते थे उससे हमें जानकारी मिलती थी। तो यहाँ पे जितने भी केसेस होंगे उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, एक अभिलेख के रूप में रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी रखा जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों एक अभिलेखीय न्यायालय है। आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट की पुनरावलोकन की शक्ति। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध समीक्षा कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत, और जो उसने फैसला सुनाया है बदल भी सकता है। आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। आर्टिकल 143 आगे देखते हैं। आर्टिकल 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग भी कहते हैं, उसका उल्लेख आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। आर्टिकल 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जैसे आर्टिकल 72 में पढ़ा था हम लोगों ने कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा, वैसी आर्टिकल 161 में है क्षमादान की शक्ति राज्यपाल द्वारा। फर्क दोनों में केवल एक छोटा सा फर्क है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यपाल के पास ज्यादा पावर नहीं है। आर्टिकल 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 162 में है। आर्टिकल 164 आर्टिकल 164 में क्या है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 164 में है। आर्टिकल 165, राज्य का महाधिवक्ता। जैसे महान्यायवादी था वैसे ही राज्य का महाधिवक्ता है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। राज्य सरकार को किसी भी कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 165 के तहत। आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्स्थापन या सृजन। मतलब राज्य जो विधान परिषद है वो हर राज्य में नहीं होती, तो विधान परिषद का गठन और विधान परिषद का समापन दोनों 169 में है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। जैसे आर्टिकल 85 पढ़ा था वैसे आर्टिकल 174 है। राज्य विधानमंडल में जो सत्र चल रहे हैं उसको आहूत व सत्रावसान करना और विधानसभा को भंग करना, यह आर्टिकल 174 के तहत है। कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 में है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। मतलब कोई भी विधेयक अगर आएगा और वो विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल उस पर वीटो का प्रयोग करेगा आर्टिकल 200 के तहत। 201 में क्या है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षण विधेयक, मतलब जो भी विधेयक आएगा राज्यपाल के पास तो उसे अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो राष्ट्रपति के पास भेजेगा, तो राष्ट्रपति के पास जो भेजेगा वो आर्टिकल 201 के तहत भेजेगा। आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 में है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते थे वैसे राज्य में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 213 के तहत, बाकी प्रोसीजर सेम है।
आर्टिकल 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो उल्लेख है आर्टिकल 214 में है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों एक अभिलेखीय न्यायालय हैं, तो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 215 के तहत अभिलेखीय न्यायालय है। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालयों का गठन। मतलब अगर हमें उच्च न्यायालय का गठन करना है, नए उच्च न्यायालयों का गठन करना है, तो आर्टिकल 216 के तहत करेंगे। और अभी उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। आर्टिकल 217 आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों का उल्लेख आर्टिकल 217 में है। आर्टिकल 219 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं वो आर्टिकल 219 के तहत लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के कुछ रिटेन निकालने की शक्ति। हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करता है। याद रखिएगा, रिट मामले में हाई कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट छोटा है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है 6 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है। आर्टिकल 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 231 के तहत है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का मतलब 239 डबल ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। यह देखिएगा, यदि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना है तो वो आर्टिकल 352 के तहत नहीं, आर्टिकल 356 के तहत नहीं लगेगा, वो लगेगा आर्टिकल 239 डबल ए के तहत। आगे देखते हैं 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वहां पर जो उच्च न्यायालय की स्थापना होगी आर्टिकल 241 के तहत होगी। 2021 के आर में यही क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 241 किससे संबंधित है। आर्टिकल 243 का तो ग्राम सभा का उल्लेख है। आर्टिकल 243 खा पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 243 गा पंचायतों की संरचना है। आर्टिकल 243 घा पंचायतों में स्थानों का आरक्षण है। आर्टिकल 243 झा पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। मतलब जो राज्य वित्त आयोग है वो आर्टिकल 243 झा में है। ठीक है। आर्टिकल 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 था नगर पालिकाओं का गठन। पंचायत नगर पालिका आगे पीछे रहता है तो याद कर लीजिएगा। बाकी 243 या का या घा या झा याद करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछा जाता। आगे देखते हैं आर्टिकल 249, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। कहने का अर्थ ये है कि केंद्र सरकार किस किस कंडीशन में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो उसमें है आर्टिकल 249। मतलब यदि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और राष्ट्रीय महत्व घोषित कौन करेगा उस विषय को, तो राज्यसभा करेगी 2/3 बहुमत के आधार पर। और इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा बने कानून 1 वर्ष तक लागू रहेगा। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायीकरण या न्यायी निर्णयन। मतलब जो भी राज्यों के मध्य विवाद होता है, जल विवाद होता है, नदी जल विवाद होता है, तो वो जो है उससे सुलझाना, वो सब संबंधित आर्टिकल 262 के तहत है। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध। अंतर्राज्यीय परिषद का जो स्थापना है वो आर्टिकल 263 के तहत ही है। आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिक निधि। और भारत की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है, तो राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। जबकि भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में किसका नियंत्रण होता है, तो संसद का नियंत्रण होता है।
आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल 300 का विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, मतलब संपत्ति का अधिकार 300 का में है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन आर्टिकल 312 में है। आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का उल्लेख जो है आर्टिकल 315 में है, कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, मतलब जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, वयस्क मताधिकार का उल्लेख आर्टिकल 326 में है। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। लोकसभा में SC ST सीटों का आरक्षण जो आर्टिकल 330 के तहत है। कितनी सीटें हैं तो 84 47। SC के लिए 84, ST के लिए 47 सीटें हैं। आर्टिकल 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के बाद से एंग्लो इंडियन को नियुक्त नहीं किया गया है, तो ये प्रावधान समाप्त माना जा रहा है। आगे देखते हैं आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। राज्य विधानसभा में 330 में क्या था कि लोकसभा में SC ST, 332 में क्या है कि राज्य विधानसभा में SC ST। आर्टिकल 333 राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन, जो कि प्रावधान खत्म हो गया है केंद्र में भी राज्य में भी। आर्टिकल 338 राज्य अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऊपर SC आयोग नीचे ST आयोग, याद रखना है आपको। आर्टिकल 338 खा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग मतलब OBC आयोग। तो SC ST OBC लाइन से हैं 338, 338 A, 338 B। 340 OBC की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। जो OBC आयोग की नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 340 के तहत होती है। और 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किसके तहत 343 के तहत। आर्टिकल 344 है राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान है। 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा और युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, तो जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी वो 352 के तहत। 356 में राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। कुल मिला के जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में वो आर्टिकल 356 के तहत लगता है, लेकिन दिल्ली में आर्टिकल 239 AA के तहत लगेगा। तो राज्यों के सांविधिक तंत्र का विफल होना। सांविधिक तंत्र का विफल होना क्या होता है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कानून या दिए गए रूल्स रेगुलेशन का राज्य पालन नहीं करता तो उसका सांविधिक तंत्र विफल माना जाएगा। आर्टिकल 365 के तहत है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा। तो वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है, इसका उल्लेख आर्टिकल 360 में है। 368 संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, मतलब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख आर्टिकल 368 में है। तो ये आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद कंप्लीट होते हैं। यही अनुच्छेद बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं को पढ़ लीजिए। अनुच्छेद के जो भी RO PCS में 3-4 क्वेश्चन आते हैं इसी से कवर हो जाएंगे, और पेट वगैरह में 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो वो भी इसी से कवर हो जाएंगे, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।